गुड मॉर्निंग। सर्वोदय क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज मैं लेके आ चुका हूँ 5वां सेट और ये सेट है आपका मैराथन 2020 सीरीज का, जिसमें कि 20 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको रीजनिंग का बताएंगे। और ये खास करके जितने भी एग्जाम होने वाले हैं ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम 2023-24 के लिए विशेष रूप से ये क्वेश्चन दिया जा रहा है। तो जो भी लोग मेरे चैनल पे नए होंगे कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कर ले और नोटिफिकेशन ऑन कर ले, जिससे कि सबसे पहले मेरा वीडियो आपके पास पहुंचे। चलते हैं प्रश्न संख्या 1 के पास, और सेट आपका 5वां है। पहला प्रश्न यहाँ डाइस से उठाया गया है। कह रहा है 2 बिंदुओं वालों फलकों के सामने वाले फलक पर कितने बिंदु होंगे। यानी कहने का अर्थ है 2 का विपरीत क्या होगा, ये आपको मांग रहा है। तो आप देख रहे हैं कि 2 का विपरीत क्या होगा। तो यहाँ पे 2 है और इसमें देखिए 3 है, 5 है। अब यहाँ देख रहे होंगे यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। तो आपको पता होगा यदि 2 पासा को लेके चलते हैं और दोनों पासा में कोई एक अंक समान हो तो इसकी 2 स्थितियां उत्पन्न होती थी, समान अंक समान सतह पे और समान अंक भिन्न सतह पे। तो जब ये समान और समान है तो इस स्थिति में 2 का विपरीत 5 और 3 का विपरीत 2 का विपरीत 6, 3 का विपरीत 4 और 5 का विपरीत जो शेष बचा हुआ अंक अर्थात 1 हो गया। तो हमको कह रहा है 2 बिंदु वाले फलक के सामने वाले फलक पर कितने बिंदु, तो 2 का विपरीत 6। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है, ये आपको मिरर से लिया गया लगता है। देखिए दर्पण प्रतिबिंब है। कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्नों में एक शब्द संख्या दिया हुआ, उसके नीचे 4 विकल्प दिए हुए हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प शब्द या संख्या का दर्पण प्रतिबिंब होगा। अब यहाँ इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। तो दर्पण यहाँ पे देखिए साइन तो नहीं दिया गया है, यहाँ पे राइट में दर्पण को रखते हैं। राइट में दर्पण को रखेंगे तो क्या होगा, दर्पण में लेफ्ट और राइट चेंज होता है। ध्यान रखिएगा, दर्पण में लेफ्ट और राइट चेंज होता है और अप डाउन नो चेंज होता है। लेफ्ट राइट चेंज होता है, अप डाउन नो चेंज होता है। तो जो भी डी लेफ्ट साइड है वो डी चला जाएगा राइट साइड। अब इसका देखिए ये डी ऐसा है तो ये लिखा जाएगा ऐसा, ठीक है। तो यहाँ है, यहाँ y है, खत्म, ये आपका d बच गया। अब i का i ही होगा, तो ये सही है, ये सही है, ये सही है। s का s ऐसे लिखते हैं, ठीक है, लेफ्ट से राइट की ओर। तो यहाँ s ऐसे लिखिएगा। तो ऐसे s किस में है, यहाँ है और यहाँ भी है। तो ये भी अभी तक सही जा रहा है। अब उसके बाद c का मुंह राइट की तरफ खुला हुआ, तो अब किधर खुलेगा, लेफ्ट की तरफ। ये लेफ्ट की तरफ, राइट है तो लेफ्ट खुलेगा, इधर खुलेगा। तो ये आपका गलत, ये आपका गलत और ये आपका सही। अब O भी E R Y है, तो इसको चेक कर लीजिए। O का O ही होगा, V का V ही होगा और E जो है राइट तरफ 3 लकीर है वो लेफ्ट तरफ होगा। R ऐसे हो जाएगा, Y ऐसे हो जाएगा। अब देखते हैं DISCO यानी आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो गया। सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो गया। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, यहाँ मिरर दे दिया है। अब देखिए यहाँ भी मिरर बनाना है तो इसको सेंटर में लीजिए, इसको सेंटर कीजिए। अब देखिए ये राइट साइड एरो है, तो सबसे पहले राइट साइड एरो है तो लेफ्ट साइड ये सही, ये गलत, ये सही, ये सही। एरो का आधार पर ये सही होगा, ठीक है। अब आप देख रहे हैं इसके राइट साइड जो भी है दोनों खाली वाला ये है, तो इधर खाली वाला होगा। तो इसको जो सही करिएगा तो यहाँ देखिए ऐसे करिएगा तो एक रंगीन एक खाली, ये गलत। यहाँ जो सेंटर कीजिएगा तो ये सादा सही। यहाँ जो सेंटर कीजिएगा तो ये सादा सही। चलिए ठीक है। अब देखिए ये तो इधर चला गया। अब इसका मतलब एक रंगीन एक सादा इधर जाएगा, तो यानी यहाँ रंगीन यहाँ सादा होगा, यहाँ रंगीन यहाँ सादा, ये भी सही है, यहाँ रंगीन ये सादा, ये भी सही है। अब नीचे वाला देखिए एरो इधर गया तो इधर जाएगा, तो ये चला जाएगा। तो ये सेट इधर सही है, ये सेट इधर सही है। अब यहाँ पे दोनों सादा, ठीक है। अब जो है इधर एक रंगीन एक सादा, इसमें रंगीन है एक सादा, जबकि यहाँ पे दोनों के दोनों सादा है। यानी कहने का मतलब है इसमें दोनों आमने सामने रंगीन है, यहाँ एक ही रंगीन है, तो ये गलत हो गया। इस तरीके से आप कह सकते हैं प्रश्न 3 का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम।
अगला प्रश्न देखिए, ये भी आपको दर्पण कहिए या वाटर कहिए, बात एक ही है। यदि दर्पण को नीचे ले आया जाता है बाबू तो ये वाटर का फिगर देता है। अब यहाँ देखो वाटर का फिगर में क्या होगा, सीधा ऊपर नीचे चेंज, लेफ्ट राइट नो चेंज। ये देखिए ऐसा है, तो जब ऐसा लाइन है तो पहले तो ये बनेगा तो ऐसा बन जाएगा, ये नीचे ये ऐसा, ठीक है। ये ऊपर है, ये गोला में ऊपर रंगीन सीधा पलट के नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे गोला बनेगा और नीचे रंगीन क्षेत्र दिखाई देगा, दिख रहा है ना, ठीक है। त्रिभुज का त्रिभुज ही रहेगा, लेकिन ये ऊपर मुंह है तो नीचे मुंह होगा, यानी ऐसा बन जाएगा, ठीक है। और ये जो है ये तो ऐसा ही बनेगा, ऐसा ही बनेगा, लेकिन ऊपर जो रंगीन था वो नीचे रंगीन होगा। यानी इस तरीके का जो फिगर होगा वही आपका उत्तर होगा। यहाँ ही होगा नहीं होगा, ये होगा नहीं होगा, ये होगा नहीं होगा, ये होगा नहीं होगा। यानी कुल मिला के हम देख लिए तो मेरा आंसर इसमें कोई नहीं होने योग्य है, क्योंकि मेरा सही उत्तर ये होगा और ऐसा कोई फिगर नहीं है, इसलिए इसका चारों आंसर गलत है। इसका आंसर जो होगा यही इसका आंसर होगा, आंसर यही होगा। ऑप्शन यहाँ पे हम ले लेते हैं 5, ऑप्शन ले लेते हैं 5, यानी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। देखिए अगला प्रश्न है ये ब्लड रिलेशन का, कह रहा है पी क्यू, पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू की बेटी है, पी माइनस क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है, P इंटू क्यू का अर्थ है पी क्यू की माँ है, तथा P डिवाइड क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध आर एस की बुआ है? आर क्या है बाबू? एस की बुआ। आर क्या है? एस की बुआ। तो एस का यहाँ पिता होगा, और आप लोग जानते होंगे पिता की बहन को बुआ कहते हैं। तो यानी एस की बुआ होने के लिए सबसे पहले आर को फीमेल बनना कंपलसरी है। ओके, अब यहाँ पे आर को फीमेल बनना कंपलसरी है। अब देखिए P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू की बेटी है, क्यू की कौन है? बेटी है, तो ये फीमेल है। P माइनस क्यू का अर्थ है P क्यू की बहन है, P कौन है? क्यू की बहन है, तो ये भी फीमेल है। और P इंटू क्यू का अर्थ है P क्यू की माँ है, P जो है क्यू की माँ है, तो ये भी फीमेल है। तथा P डिवाइड क्यू का अर्थ है P क्यू का पिता है, P जो है क्यू का पिता है, तो ये मेल है। यानी यहाँ पे एक जगह P मेल बना, सब जगह फीमेल है। यानी प्लस से पहले होगा तो फीमेल, ये फीमेल हो जाएगी। प्लस से पहले फीमेल, डिवाइड से पहले यदि है तो मेल हो जाता है, इसलिए हम इसको नहीं चेक करेंगे। चेक करेंगे? नहीं चेक करेंगे, क्योंकि डिवाइड के पहले P है तो ये मेल बन जाता है। और हमको R को फीमेल, माइनस के पहले है तो ये फीमेल है। तो हमको यहाँ पे पहले ए नंबर ऑप्शन चेक करेंगे, फिर B 2 और फिर 4। अब क्या कहता है देखिए, कह रहा है R माइनस M, R M की बहन है। R क्या है? M की बहन है, तो M की बहन है कौन? R माइनस M, R M की बहन है। M डिवाइड S, M S का पिता है। M क्या है? S का पिता है, इसका ये पिता हो गए। अब S का ये कौन है? तो इसका ये पिता की बहन, तो S का ये बुआ हो गई ना, S की बुआ हो गई। और हमको कहता था RS की बुआ है, RS की बुआ है। ऑप्शन एक ही सही आंसर दे दिया है, तो एक ही सही आंसर दिया तो हम आगे चेक करने का कोई मतलब नहीं समझते हैं। और ऐसा ऑप्शन तो है नहीं जो A एंड B दोनों, तो हमको यहाँ पे आंसर एक ही दे के काम चलाना है। अगला प्रश्न है निर्देश है। देखिए नॉन वर्बल का अहम योगदान रहेगा किसी भी एग्जाम के लिए। अभी जितने भी SSC GD का एग्जाम है उसका समझिए हूबहू यही सेट रहेगा, ऐसा ही सेट SSC GD में बार बार आता है। और नॉन वर्बल पे कंट्रोल करना भी आप लोग की क्वालिटी को ही दर्शाएगा, क्योंकि नॉन वर्बल बहुत बच्चे का कन्फ्यूजन रहता है और सारे बच्चे वर्बल पढ़ के कंप्लीट कर लेते हैं, नॉन वर्बल पढ़ते नहीं। इसलिए ध्यान रखिएगा नॉन वर्बल पे भी। और जो भी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया करके सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन ऑन कर ले, जिससे कि सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको जाएगा। और अपने मित्रों दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए और स्टेटस भी लगाइए, थोड़ा सा आप मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि फ्री में पढ़ा रहे हैं तो कुछ सपोर्ट तो कर ही सकते हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। कह रहा है निर्देश निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक प्रश्न आकृति तथा दाईं ओर 4 उत्तर आकृति देगी। ये आपका प्रश्न आकृति है और इधर ऑप्शन आकृति दी गई है, ठीक है।
प्रश्न आकृति एक वर्गाकार पारदर्शक कागज के सदृश है। वर्गा जैसे कि ये जो है वर्गाकार पारदर्शक कागज, जैसे थीन पेपर होता है ना, यदि उसमें आप तेल लगा दीजिएगा, थीन पेपर तो बहुत बच्चे देखे भी नहीं होंगे, बहुत पतला पेपर होता है, यदि उसमें आप तेल लगा दीजिए तो वो पारभासी यानी पारदर्शी टाइप का हो जाता है, लेकिन पारदर्शी पूरा होता नहीं है। ठीक है, तो वही कह रहा है सदृश है। उत्तर आकृति में से एक ऐसी आकृति का चयन कीजिए जो पारदर्शी कागज को बीच की बिंदु में रेखा पर मोड़ने पर प्राप्त होगी। यानी ऐसा ये फिगर है, फिगर ऐसा है, और इसको यदि ऐसे यहाँ 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 से मोड़ देते हैं तो कैसा बनेगा। तो अब देखिए, यदि इसको मोड़ के उधर ले जाएंगे तो वैसा तो ऑप्शन है नहीं, यानी इसी को मोड़ के इधर ले जाना है। तो ये जब ये मोड़ के इधर ले जाइएगा तो इसका क्या होगा, ये जो है ये अंदर तो है ही, तो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, ये इधर की ओर है तो ये हो जाएगा, ये इधर की ओर ये हो जाएगा। और जब ये मोड़ेंगे तो ये पलटेगा, जैसे यहाँ देखिए ये ऐसा है तो पलटेगा तो ये ऐसा हो जाएगा, तो इसलिए ये जल जाएगा किधर, आपका चल जाएगा, ये तो दोनों से गलत हो गया। अब ये और ये में है तो ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि ये जो है मोड़िएगा तो अभी इधर ये इधर है तो पलट के अंदर चलाएगा, इसलिए आपका सही आंसर क्या होगा, डी होगा। और आप लोग बना के भी देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में दिखाए कि उत्तर आकृति में से निम्नलिखित में दिखाए गए उत्तर आकृति में से यह ज्ञात कीजिए कि कौन सा मोड़ा हुआ और पंच किया हुआ कागज खोलने पर बिना मोड़े पंच किए प्रश्न आकृति को तरह दिखाई दे रहा है। यानी ये जो आपका है ये आपका कटिंग पेपर का है, पेपर कटिंग का है। यानी कह रहा है ये पहले एक पेपर लिया इसको हाफ मोड़ दिया, तो अभी तो पहले एक लेयर है, अभी एक लेयर है, जब इधर से इधर मोड़ा तो 2 लेयर हो गया, फिर इसको हाफ किया तो फिर 4 लेयर, और अब जाके कोना में को छेद कर दिया है। तो अब आप देखिए यहाँ पे 4 लेयर है तो 4 गो छेद होगा, 4 गो होगा तो ये तो पहले गलत हो गया। सबसे पहली बात है यहाँ देखिए, जब यहाँ पे ये छेद किया है और ये पलट के जाएगा तो एगो यहाँ छेद हुआ हो जाएगा, और जब एगो यहाँ छेद हो जाएगा अब फिर इसको पलट देगा तो एगो यहाँ हो जाएगा, एगो यहाँ हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन आपका ये नहीं, ऑप्शन आपका ये नहीं, ऑप्शन आपका सही क्या होगा, ऑप्शन नंबर सही बी सही उत्तर होगा। अगला कह रहा है दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए। दक्षिण पूरब, सबसे पहले डायरेक्शन डिस्टेंस को समझिए, ये एन होता है, ये एस होता है, ये ई होता है, ये डब्ल्यू होता है। इन दोनों के बीच की बात किया जाए तो यहाँ पे एन ई होता है या ई एन कह सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं होगी। एस ई या ई एस, यहाँ एस डब्ल्यू या डब्ल्यू एस, यहाँ डब्ल्यू एन या एन डब्ल्यू, ये होता है रियल में। ठीक है, अब कहता है दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए, ये तो हो गया रियल में। अब यहाँ कह क्या रहा है, ई देखिए, दक्षिण पूरब, ये दक्षिण है ये पूरब है, तो दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए, तो इसके बीच में दक्षिण पूरब है, इसको ही पूरब कह देता है। उत्तर पश्चिम को पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम को पश्चिम, यानी इसको डब्लू, और वैसे भी जानते हैं कि ई के अपोजिट डब्लू ही होगा, पूरब का अपोजिट पश्चिम होगा। दक्षिण पश्चिम को दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम को दक्षिण, यहाँ दक्षिण होगा, और आगे भी इसी प्रकार परिवर्तन का कार्य जारी रहो तो उत्तर को क्या कहा जाएगा, तो उत्तर यहाँ पे ये हो जाएगा, क्योंकि दक्षिण है तो इसका अपोजिट उत्तर। अब यहाँ पे बीच में क्या होगा, तो डब्ल्यू एन के बीच में क्या होगा, डब्ल्यू एन, एन ई के बीच में क्या होगा, एन ई, एस ई के बीच में क्या होगा, एस ई, और एस डब्ल्यू के बीच में क्या होगा, एस डब्ल्यू। अब आप बताइए उत्तर को क्या कहा जाएगा, तो उत्तर क्या बन गया, पश्चिम उत्तर। डब्ल्यू एन पश्चिम उत्तर या उत्तर पश्चिम कहिए, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर होगा। यानी ये मेरा रियल डायरेक्शन था, इसको ही बदल दिया है। यानी जो इसका मेरा यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे जो मेरा डब्ल्यू एन होता था उसको कहते नहीं हम डब्ल्यू मानेंगे, तो जब बदलेगा तो पूरा का पूरा सेट न घूमेगा। तो ये जब मेन डायरेक्शन चारों चेंज हो गए हैं तो सब डायरेक्शन तो उसके आधारित होता है, उस पर आश्रित होता है। ई डब्ल्यू एस जहाँ दिखेगा उसी के बीच में एस डब्ल्यू घुसिया जाएगा, क्या होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये सब क्वेश्चन बहुत कम बच्चे को दर्शन हुआ होगा, इसलिए हम अच्छे क्वेश्चन का करेक्शन लिए। देखिए कारण निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में बाईं और एक प्रश्न आकृति तथा दाईं और 4 उत्तर आकृति दी गई है। उत्तर आकृति में से एक ऐसी आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति सन्निहित है। अब देखिए आकृति सन्निहित है,
ये कौन चैप्टर है आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो आप लोग को ये सब पढ़े कि ना। अब देखिए इसमें ऐसा फिगर किस में है, तो ढूंढिए इसमें कहाँ पे है, ढूंढिएगा तो कहाँ देखिए यहाँ से यहाँ हम इसको ले लिए, ये मिला और ऊपर से नीचे ये मिला, ठीक है, और उसके बाद ये मिल जाएगा, उसके बाद ये मिल जाएगा, और उसके बाद ये मिल जाएगा, उसके बाद ये मिल जाएगा। तो देखिए तो ये फिगर हम इसमें प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं, 100% कर सकते हैं, और किसी में ये फिगर प्राप्त नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर डी होगा। और ये अंग्रेजी में इस चैप्टर का नाम है इम्बेडेड फिगर, और हिंदी में कहते हैं सन्निहित आकृति, यानी ये आकृति मिटाने से किस में प्राप्त होगा, जोड़ना नहीं है बाबू, मिटा के किस में प्राप्त होगा। कुछ लोग ये भी मारेंगे जबकि ये गलत है, क्योंकि ये शुभ लाभ का चित्र है क्लॉकवाइज में, और ये शुभ लाभ का चित्र नहीं है, ये आपका क्लॉकवाइज सॉरी एंटी क्लॉकवाइज में है। ये आपका देखिए ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे, यानी ये 3 गो क्लॉकवाइज में, 1 गो एंटी क्लॉकवाइज में है, इसलिए गलत है, और छोटा छोटा भी है। तो इस तरीके से सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4। ये देखिए ये ग्रुपिंग होता है, यानी इसमें 9 आकृति दिया जाता है, और ये सब आकृति का ग्रुप बनाना जो कौन कौन है, तो यहाँ नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 फिगर में ग्रुपिंग है 1 to 6 का, 1 2 6। तो हमको लगता है कि ये सही है। क्यों सही है, क्योंकि 1 में 3 फिगर, 2 में 3 फिगर, और 6 में भी 3 फिगर है, ठीक है। अब 3 5 8, 3 में 2 फिगर, 5 में 2 फिगर, 8 में भी 2 फिगर, ये भी ठीक है। 4 7 9, 4 7 9 सॉरी 9, ये भी ठीक है। तो यही मेरा आंसर हो गया, यानी ग्रुपिंग फिगर का मतलब होता है एक जैसा फिगर को एक जगह लेना। तो आप देख रहे हैं 1 2 6 है, 1 2 6, इस सब में 3 फिगर सेम फिगर है, तो ले लिया। 3 5 8, 3 में डबल फिगर, 5 में डबल फिगर, 8 में डबल फिगर, तो ये भी ले लिया। और 4 7 9, 4 में सिंगल, 7 में सिंगल, 9 में सिंगल, तो ये भी ले लिया। तो इस तरीके से इसमें ग्रुपिंग फिगर होता है। इस सब का 20-20 क्वेश्चन का सेट मेरे पास स्पेशल भी है। जिन लोगों को PDF की जरूरत हो तो वो लोग आप लोग इस चैनल, इस व्हाट्सएप नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर दे देते हैं 74 85 86 87 पे संपर्क करेंगे। और ये क्लास जो हम अभी आप लोग को रिकॉर्डेबल मिलता है, यदि आप लोग लाइव क्लास करना चाहते हैं तो लाइव भी हम आते हैं 8 बजे शाम में, 8 बजे शाम में लाइव क्लास लेते हैं। तो जिन लोगों को लाइव क्लास की ज़रूरत हो वो लोग कृपया करके इस नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर सिर्फ ये है, आप इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और कोर्स वहाँ लिख के मैसेज करें। और ये 100% फ्री है, ऐसा ना समझेंगे जो ये पेमेंट लगेगा। ये अभी 100% फ्री है 2023 तक के लिए। तो आप लोग अपना आराम से इस पे नाम और कोर्स सब्जेक्ट लिख के भेजेंगे जो किस एग्जाम का आपको तैयारी करना है, तो हम आपको लाइव क्लास प्रोवाइड करवाएंगे। तो अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, देखिए इसमें कह रहा है, देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम के लिए VVI है, और खास करके बिहार SSC वाले और ध्यान देंगे, और SSC GD वाले। अब देखिए ऊपर में है, यहाँ पे कह रहा है व्हाट, यहाँ पे कौन सा फिगर आएगा, ठीक है। 3 है, त्रिभुज है, चतुर्भुज है, पंचभुज है, त्रिभुज है, चतुर्भुज है, पंचभुज है, पंचभुज है, चतुर्भुज है, तो यहाँ क्या होगा। तो अब देखिए ये पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे, तो यहाँ तीसरे नंबर पे, यानी 4 नंबर ऑप्शन आंसर होगा। आपका आंसर 4 नंबर यानी डी आंसर होगा। अब देखिए ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये थर्ड फर्स्ट, अब यहाँ पे ये सेकंड थर्ड सेकंड। अब आप कह सकते हैं इसमें ऐसे कैसे पता चला, तो इसमें देखिए 5 4 9, 5 3 8 का था 4 4 3 7, ठीक है। तो यानी यहाँ पे यही फिगर घट रहा था, यही आपका आंसर होगा। अगला देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में एक आकृति दी गई है जिसका कुछ भाग लुप्त है, यानी इसमें जो है 25% भाग लुप्त है, यानी तीनों बगल से है। अब इसको भर के 100% करिए, तो इसको भरने के लिए ये करिए और यहाँ पे ये कर दीजिए। अब ये देखिए किसमें अवेलेबल है, यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, और यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया है। गड़बड़ क्या हो गया है, ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ये तो होगा, ये भी होगा, लेकिन ये लाइन नहीं है। इसका देखिए सही आंसर ऐसा ही होना चाहिए,
ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन ये वाला थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ गया है, तो अभी फिलहाल इसमें कोई आंसर नहीं है। इसका आंसर होगा 3 लाइन तो पहले ये हो जाएगा, उसके बाद देखिए ये हो गया, और उसके बाद यहाँ से ऐसा आपका ये 5वां ऑप्शन हम बना देते हैं, ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर यहाँ पे कोई नहीं है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है। इसका सही आंसर यही होगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर, कह रहा है इस प्रकार के प्रश्नों में 5 जोड़े दिए गए होते हैं, इन 5 में से 4 जोड़ों में आकृति एक समान गुण दर्शाते हैं, जबकि 5वां जोड़ा भिन्न गुण होता है। यहाँ 5 नहीं 4 है बाबू, आपको इसी भिन्न जोड़े का चयन कर उत्तर दिखाना है। जैसे नीचे दी गई आकृति में से भिन्न आकृति का चयन कीजिए। यहाँ पर 4 ही है, 4 में से 3 को एक समान होगा और कोई एगो भिन्न होगा, तो वह कौन सा है जो भिन्न है? तो हम कहेंगे बाबू ऑप्शन नंबर ये भिन्न है। ऐसा क्यों? क्योंकि त्रिभुज यहाँ बनाया तो बराबर बराबर भाग में काटा है, गोला बनाया है तो बराबर बराबर में, चतुर्भुज बनाया है तो बराबर बराबर में, लेकिन त्रिभुज बनाया है तो ये पार्ट कुछ अलग है और ये पार्ट कुछ अलग है। इसलिए 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है ये सीरीज का, यहाँ पे कौन सा फिगर है ये आपको बताना है। यहाँ देखते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं ये दोनों इक्वल है, ये असमान है, ये दोनों इक्वल है, ये असमान है, तो अब यहाँ पे मेरा इक्वल होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं ये जो इक्वल हो गया तो मेरा ये आंसर नहीं, ये आंसर नहीं, ये आंसर नहीं, या तो ये होगा या ये होगा। दोनों में हमको अब कोई एगो पकड़ना है, दोनों में हमको पकड़ना है क्या? ये देखिए थर्ड में है तो फोर्थ में गया है, ये थर्ड में है तो फोर्थ में गया है। अब ये थर्ड में है तो ये कहाँ जाएगा? फोर्थ में जाएगा, यानी लास्ट में जाएगा। और लास्ट में जाने का मतलब ए नहीं, बी नहीं, सी नहीं, डी और ई नहीं, तो यानी आपका आंसर ई हो जाएगा। कैसे हो गया? पहले तो हमको बराबर होना चाहिए, और यहाँ बराबर के बाद चतुर्भुज है, बराबर के बाद चतुर्भुज इसमें भी है, बराबर के बाद चतुर्भुज इसमें भी है, तो इन दोनों में हमको अब देखना है या तो एरो को या जीरो को। तो हम देख रहे हैं ये एरो सेकेंड में है तो थर्ड में गया है। अब यहाँ देखो ये सेकंड में चतुर्भुज है तो ये थर्ड में गया है, यहाँ ओ सेकंड में है तो ओ कहाँ जाएगा? थर्ड में, तो थर्ड में ओ यहाँ है और इसमें ओ फोर्थ में, इसीलिए ये नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है 6 व्यक्ति वृत्ताकार बैठे हैं, 6 व्यक्ति वृत्ताकार बैठे हैं, यानी वृत्त के आकार में बैठे हुए 6। पहला डायग्राम 2 4 6, दूसरा डायग्राम 2 4 6। कहता है एन जे एन और ओ के बीच में, जे एन और ओ के बीच में ऐसा होगा, या ऊपर में ओ को देंगे, एन को नीचे देंगे और जे को ऐसा करेंगे। 2 कंडीशन हो गया, एन ओ के बीच में जे, चाहे यहाँ पे हो गया एगो ओ ऊपर एगो ओ नीचे, ठीक है। एम के सामने, हाँ जे एन और ओ के बीच में एन एम के सामने, एन कहाँ है? एम के सामने, तो एम के सामने यहाँ एम के सामने बैठा है, और एल एन के किसी निकटती सीट पर नहीं बैठा है, एल जो है एन के किसी निकटती सीट पर, तो 4 को तो बैठिए गया है ना, और एल एन के निकटती, यानी एल के बगल में यहाँ एल नहीं होगा, तो 1 2 3 4 को बैठा, यहाँ एल नहीं, तो 5वां एल दे दो, और एन के बगल में यहाँ एल नहीं तो यहाँ एल दे दो, यानी इसका कहानी खत्म। अब यहाँ पर आप देखिए जो टोटल व्यक्ति कौन थे, कितने थे, तो कह रहा है के सम्मुख कौन बैठा, तो के ही अभी तक गायब है, तो के को यहाँ बैठाइए और के को यहाँ बैठाइए। अब पूछता है के सम्मुख कौन है, तो के सम्मुख ओ यहाँ भी है, के सम्मुख ओ यहाँ भी है। इस तरीके से सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात ओ होगा, ऑप्शन नंबर बी अर्थात ओ होगा। दोनों डायग्राम बनाने से क्या फायदा होगा? कंफर्म होगा। यहाँ संजोग ऐसा था कि दोनों डायग्राम से एक ही आंसर आया। कभी कभी ऐसा होता है कि एक डायग्राम आगे जाके इनवैलिड हो जाता है, एक्सपायर कर जाता है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है एक कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों में निशा ऊपर से 22वीं, निशा ऊपर से 22वीं, और नितेश जो निशा से 5 क्रमांक नीचे है, नितेश निशा से 5 क्रमांक नीचे है। नितेश कौन है? नितेश, और ये किसका स्थान था? निशा का स्थान था, और वह नीचे से 34वां है। अब नितेश के बारे में कह रहा है ये नीचे से 34वां है, और निशा नितेश के ऊपर से देखिएगा तो 22 5
27। जितना नीचे रहेगा उतना नीचे जोड़ दीजिएगा, जितना ऊपर रहेगा उतना घटा दीजिएगा। कक्षा के सभी विद्यार्थी परीक्षा में बैठे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। यदि कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों से अनुपात 4:1 है तो उस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी। अब देखिए, पहले पता कीजिए वर्तमान में कितना पास किया है। कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर ये 34 + 27 - 1, ये कंडीशन होता है। रैंकिंग का संपूर्ण नॉलेज चाहिए 0 से, तो वो मेरा रैंकिंग चैप्टर है डाला हुआ, देख लीजिएगा। 7 4 11 के 1 बच गया 1, 3 2 5 1 6, 61 - 1 = 60। टोटल बच्चा 60 पास किया है। तो उत्तीर्ण 4:1 का है, तो 4 = 60, तो 1 = 15, यानी यही 15 को फेल किया है। तो कुल बच्चों की संख्या कितना हो गया, तो कुल बच्चों की संख्या 60 + 15 75, क्योंकि 4 पास तो 1 फेल, तो 60 पास तो 15 फेल। संजोग है इसके क्लास का बच्चा तेज होता है, नहीं तो जनरल पढ़ने वाले, अभी जैसे एसएससी की बात करें, बिहार एसएससी की, तो 31 लाख आसपास फॉर्म भरा है और 12,000 सीट है। अब अंदाज लगा लीजिएगा, जो 31 लाख में से 12,000 ही पास करेगा और कितना फेल करेगा। और इसके क्लास का बच्चा तो तेज है, जो 60 को पास किया तो 15 को फेल किया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सुबह के समय मैं बाग में टहलने गया। अब कौन गया, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ। मैं एक जगह खड़ा था, सूरज को देखना चाहता था। इसके लिए मैं पहले घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 90 डिग्री मुड़ा। अब यहाँ देखिए, मान के चलिए यहाँ से निकल के यहाँ खड़ा है, ठीक है, ऊपर की ओर खड़ा है। अब कहता है स्केल में पहले घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 90, यानी ACW में 90 चला, ठीक है। सुई सूरज दिखाई, यहाँ सूरज होगा, ठीक है। सूरज दिखाई न देने के कारण मैं फिर घड़ी की सुई की दिशा में 270 डिग्री चला, क्लॉकवाइज में 270 डिग्री चला, ठीक है, चला। अब मैं सूरज को देख सकता था, बताए मैं पहले किस दिशा को मुंह करके खड़ा था। अब यदि इतना कार्यक्रम किया है तब इस सूरज को देख सकता है, तो इसका मतलब है ये बंदा जो है आप पूरा मुंह देख रहा है, NSEW, यानी अब जो है किधर देख रहा है, पूरा मुंह, क्योंकि सूरज तभी पूरब में रहता है। और सुबह के समय बाग में टहलने गया। अब इतना का मतलब क्या हुआ, देखो हम तुमको 5 रुपया दे देंगे, 2 रुपया ले लेंगे, तो हम यही कहेंगे जब तुमको दिए 5 लिए 2, तो बचा कितना भैया, तो कहेगा सर 3 टका मेरे पास बचा है। वही चीज़ यहाँ दिमाग लगाओ, जब अब यहाँ जैसे कि हम तुमको दे दिए 200 रुपया, 200 रुपया तुमको दिए, ले लिए 100 रुपया, तो फाइनल क्या तुम्हारे ऊपर बचा है, माइनस है 100 प्लस 100 रुपया, ठीक है। यदि यहीं पे 400 ले लेते तो तब क्या होता, तुम मेरा नहीं तुम पे हो गए, तुम्हारा हम पे आ जाता 200 रुपया, ठीक है। तो अब यहाँ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो इसमें डिस्टेंस नहीं देगा तो कितना देगा, तो घटा लेना है, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, 180, ACW 180 बचेगा। और अभी वह जब पूरब देख रहा है तो 180 डिग्री तुम एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ कि क्लॉकवाइज घुमाओ, कोई प्रभाव तो पड़ेगा नहीं, विपरीत होगा। विपरीत का मतलब उसका चेहरा तभी किधर था, पश्चिम, क्योंकि अभी पूरब है, 180 घुमाएंगे तो पश्चिम हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 चाहिए, सही आंसर ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित आकृति में कितने आयत हैं। देखिए बहुत मजेदार प्रश्न है, इसमें आयत आपको गिनना है, कितने आयत है। देखिए आप लोग तो नहीं जानते होंगे तो एक लाइन से गिनते होंगे, इसको ऐसे गिनना है। अब 1 + 2 + 3 + 4 इंटू 1 + 2 + 3, 4 3 7 2 9 1 10, 10 × 6 बराबर बाबू आंसर आ गया 60। पलक झपकते आंसर दे दोगे, और यदि जोड़ गुना दिक्कत होगा तो गड़बड़ा जाओगे। ये आयत निकालने के लिए है, यानी रो की संख्या का गुना कॉलम की संख्या जोड़ का गुना, बस आंसर आ गया। क्या आ गया, 60। अगला कह रहा है, ये देखिए, ये कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्नों में से प्रत्येक में एक प्रश्न, उसके नीचे 2 कथन A और B दिए गए हैं। आपको यह तय करना है कि कथनों में दी गई सूचनाएं प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं। यानी आपको आंसर क्या होगा ये नहीं पता करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको यह पता करना है जो आंसर देने के लिए पर्याप्त है कि नहीं, ठीक है। दी गई सूचना प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं, प्रश्न पढ़िए और दोनों कथनों का
कथनों का भी बीच पढ़िए और फिर उत्तर दीजिए। अगर केवल कथन एक में दिए गए सूचना है प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त, यानी केवल फर्स्ट से आंसर आएगा तो ए, केवल सेकंड से बी, आइदर का मतलब होता है ए भी दे देगा अलग अलग और बी भी दे देगा अलग, यानी ए अलग आंसर दे रहा है, बी अलग आंसर दे रहा है, कोई मतलब नहीं है, तो आंसर आइदर। और दोनों कथनों में दिए गए सूचना उत्तर देने के लिए आवश्यक है, और दोनों कथनों में दिए गए सूचना उत्तर देने के लिए आवश्यक नहीं है, यानी दोनों में से कोई नहीं है तो यहाँ 4, और दोनों कथनों में दिए गए सूचना मिलकर भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। अच्छा सॉरी, उल्टा हो गया, दोनों कथनों में दिए गए सूचना उत्तर देने के लिए पर्याप्त है तो 4, ये गलत है, और दोनों मिलकर भी नहीं देगा तो 5। अब यहाँ कैसे बनाइएगा, देखिए कह रहा है ए बी से किस प्रकार संबंधित है, ए बी का रिलेशन पूछ रहा है। अब यहाँ देखिए ए आर का चर्चा है, यहाँ एन बी का चर्चा है। अब हमको पता कैसे चलेगा, तो एक बार चेक कर लीजिए, ए आर का भाई है तो ए बी से कैसे संबंधित है, बी के बारे में कोई चर्चा है नहीं, चर्चा है, ए का चर्चा है लेकिन बी का कोई चर्चा नहीं है। और यहाँ कहता है एन बी की माँ है, एन बी की माँ है लेकिन ए के बारे में कोई चर्चा नहीं है। तो जब तक दोनों में कोई कॉमन नहीं होगा, दोनों कोई रिश्तेदार नातेदार मिलेगा नहीं तो कैसे कहेंगे, इसलिए इसका आंसर 5 नंबर देंगे, यानी कोई आंसर नहीं आएगा। अब बना के भी देखिएगा तो देख लीजिए, ए आर का भाई, ए बी से कैसे, ए आर का भाई है, ए जो है आर का भाई है, आर का ही भाई है पहला, तो हमको ए बी का पता नहीं चला। दूसरा कहता एन बी की माँ है, एन जो है बी की माँ है, बी की माँ है। तो अब आप बताइए ए बी से कैसे संबंधित है, कोई संभव है, कोई संभव नहीं है, इसलिए इसका आंसर 4 दिए। कहता है पी का क्यू से क्या संबंध है। अब देखिए यहाँ जेड और जेड कॉमन हो गया है तो यहाँ कुछ बात बन जाएगी, यहाँ कुछ बात बन जाएगी, और देखते हैं बात बनता है कि नहीं। देखिए क्योंकि कॉमन है तो उम्मीद है कि रिजल्ट देगा। अब कहता है पी का क्यू से क्या संबंध है, पी का क्यू से क्या संबंध है, यानी क्यू क्या बोलेगा पी को। अब कहता है क्यू जेड की माँ है, क्यू जेड की माँ है, इसकी ये माँ है, तो पहला से आंसर तो आएगा नहीं क्योंकि हमको पी क्यू का चर्चा है, यहाँ क्यू जेड का चर्चा है, तो आंसर आएगा नहीं। दूसरा कह रहा है पी का भाई जेड है, पी का भाई जेड है, इसका ये भाई जेड है, पी का भाई जेड है, तो पी का क्यू से तो आएगा नहीं, तो केवल फर्स्ट नहीं देगा, केवल सेकंड भी नहीं देगा, लेकिन दोनों को मिलाने से मेरा आंसर आ सकता है। देखिए अब पी का भाई जेड है तो पी का भाई जेड है, इसका ये भाई जेड है। अब इसका ये भाई है, भाई की माँ है, तो भाई की माँ कौन होगी, माँ होगी। इसका मतलब पहला और दूसरा कथन मिलके उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, तो दोनों कथन में दिए गए सूचना उत्तर देने के लिए आवश्यक है, यानी यहाँ पे मिल के लिखना पड़ेगा, मिलकर, तो तब इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी 1 और 2 को यदि हम मिलाते हैं तब आंसर देने के लिए पर्याप्त है। तो ये यहीं पे ख़त्म होगा, और जो भी लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सर्वोदय क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेंगे, और कोई भी समस्या समाधान चाहिए तो ये व्हाट्सएप नंबर है 74 50 86 87 22, इस पे आप समस्या का समाधान कर सकते हैं। और